नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है HPSC PhD हिंदी का 9 या 10 सितंबर को होने वाला है। इस हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ एक महीना है आपके पास, हमारे पास, ठीक है। एक महीना है और इसी एक महीने में आपने ऐसी तैयारी करनी है ताकि आप 4 गुना में आ सकें और सब्जेक्टिव पेपर में आप बैठ सकें, ठीक है। तो इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो शब्द शक्तियों से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें हमने शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं उनके बारे में जाना था। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ होती हैं। आज हम उनका महत्व देखेंगे, क्योंकि महत्व से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो उनके क्या क्या महत्व है काव्य में और आगे उनके भेद कौन कौन से हैं, तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो शब्द शक्तियों का महत्व है क्या है, शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। बिल्कुल ठीक है, शब्द शक्ति से ही हमें किसी शब्द का सही सही अर्थ ज्ञात होता है, तभी उसका हम जो भाव है वो समझ सकते हैं, ठीक है। बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। तो जब तक हमें किसी शब्द का सही अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम क्या समझेंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है और इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो शब्द शक्ति के द्वारा ही हमें सही अर्थ का ज्ञान होता है, ठीक है। कुल मिला के यही कहना है। तीसरा जो पॉइंट है, लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त उच्च कोटि का माना जाता है क्या, काव्य जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो, व्यंजना हो, ठीक है, उस काव्य को उच्च कोटि का माना जाता है। जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता तो लक्षणा एवं व्यंजना का सहारा लेता है। जैसे हमने पिछली क्लास में उदाहरण देखा था कि मोहन गधा है। गधा शब्द का जो लक्ष्यार्थ है वो मूर्खता है, मूर्खता से है। तो इस प्रकार से इन शब्द शक्तियों के सहारे जो हम कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द शक्तियों का बहुत ही महत्व हो जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा अपरिमित होती है। तो लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है, ठीक है। अभिव्यक्ति की क्षमता में प्रभावशाली जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रभावशाली बनती है, ठीक है, इन शक्तियों के प्रयोग से। इसका 6 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट मिस हो गया, ठीक है। व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत एवं व्यापक है, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि व्यंग के द्वारा अपना जो हमें कहना है, जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं व्यंग के द्वारा कहा जाता है। तो इसका जो व्यापार है बहुत ही विस्तृत व्यापक होता है, मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है व्यंग में। व्यंग में आपको पता है कि व्यंग कृतियाँ होती हैं, निबंध लिखे जाते हैं, व्यंग में नाटक लिखे जाते हैं। तो मतलब व्यंग के द्वारा बहुत कुछ ही कहा जा सकता है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं, मतलब कि व्यंग के रूप में शब्द का प्रयोग करके अपने हिसाब से हम उसका कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भाव ले सकते हैं। जा किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, समझना हो तो समझ सकते हैं। फिर लक्षणा शब्द शक्ति के भेद पहले हमने देखने हैं। तो 2 आधार पर इसके जो भेद किए गए हैं। पहला आधार क्या है, लक्ष्यार्थ के आधार पर। पहला आधार क्या है, लक्ष्यार्थ के आधार पर। लक्ष्यार्थ के आधार पर रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा है। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा है। यहाँ मुख्य अर्थ में वादा होने के कारण रूढ़ी के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्य अर्थ हम नहीं कह सकते, ठीक है। मुख्य अर्थ में कोई ना कोई वादा होने के कारण जो रूढ़ी से परंपरागत रूप से अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है और लक्षणा का जो भेद है रूढ़ा लक्षणा होता है, ठीक है। जैसे पंजाब वीर है, इस वाक्य में जो पंजाब का लक्ष्यार्थ है पंजाब के निवासी। पंजाब तो राज्य का नाम है ना। पंजाबी जो होते हैं हमारे पंजाबी फौजी भी कह सकते हैं हम, उनको ज़्यादा वीर समझा जाता है। तो पंजाब वीर है, मतलब जो पंजाब वासी हैं वो वीर हैं। यहाँ अर्थ रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया गया है, क्योंकि माना जाता है, पहले से ही ये माना जाता है कि जो पंजाबी होते हैं वीर होते हैं, पंजाब के लोग ज़्यादा बहादुर हैं, तो इसीलिए पंजाब वीर है, मतलब पंजाब के निवासी वीर हैं। अतः यहाँ पर क्या है, रूढ़ा लक्षणा है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, प्रयोजनवती लक्षणा।
यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया जाए कि जो हमारा प्रयोजन है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, उसके लिए हम शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती हैं। जैसे मुख्यार्थ में वादा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है, वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कल वाला उदाहरण भी प्रयोजनवती लक्षणा का ही था, जैसे मोहन गदा है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा प्रयोजन उसकी मूर्खता को बताना है, तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। ठीक है, तो लक्ष्य मुख्यार्थ के आधार पर लक्षणा के दो वेद हो गए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा जो आधार है इनके वेदों का, वो है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ के स्वंद। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में क्या स्वंद है, इस आधार पर भी इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। इसके भेद बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। शुद्ध लक्षणा भी कह सकते हैं, शुद्धा लक्षणा भी इसको बोल सकते हैं आप। गौणी लक्षणा कहाँ होती है, यहाँ गुण सादृश्य के कारण, जहाँ जिस चीज़ की बात हो रही है उनमें गुणों में समानता हो, तो वहाँ पर गौणी लक्षणा होती है। जैसे रमेश शेर है, भाई रमेश एक लड़का है, एक आदमी है, शेर एक जानवर है, ऐसे मतलब कि उसको ऐसे बोला नहीं जा सकता, लेकिन उनमें गुणों में समानता के कारण रमेश शेर है ऐसा कहा गया है, क्योंकि रमेश को शेर की तरह निडर बहादुर माना गया है, इसीलिए रमेश को क्या कहा गया है, शेर कहा गया है। यहाँ पर गौणी लक्षणा है। गौणी लक्षणा से आपने समझना है कि जहाँ पर गुणों की समानता को लेकर इस प्रकार का शब्द बरता जाए, प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, गौणी लक्षणा आ जाती है, रमेश शेर है। वाक्य से आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी। शुद्ध लक्षणा, यहाँ गुणों में तो कोई समानता ना हो, किसी अन्य आधार पर, जैसे समीपता, सादृश्य, आधार, अधेय, संबंध के आधार पर इस प्रकार से जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पर शुद्ध लक्षणा होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, शुद्ध लक्षणा होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण मिस हो गया, जैसे मैं कहूँ कि लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी आ रही है मतलब क्या, लाल पगड़ी कौन पहनते हैं, पंजाब की जो पुलिस है, ठीक है, उसके सिर पे लाल पगड़ी होती है। तो यहाँ पर पंजाब की पुलिस के सर पर लाल पगड़ी होने के कारण क्या कहा गया है कि लाल पगड़ी आ रही है, मतलब कि लाल पगड़ी का अर्थ सिपाही से लिया गया है। ठीक है, तो सिपाही से लिया गया है यहाँ पर लाल पगड़ी का अर्थ। तो ऐसा यहाँ आपको दिखाई दे कुछ शब्द, कुछ अर्थ, तो वहाँ पर क्या होती है, शुद्धा लक्षणा, शुद्ध लक्षणा। तो ये चार भेद हो गए लक्षणा शब्द शक्ति के, रूढ़ा, प्रयोजनवती, गौणी और शुद्ध लक्षणा। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद होते हैं दो, कौन कौन से, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। मतलब कि यहाँ पर तो शब्दों के द्वारा ही क्या हो जाता है, हमें अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, शब्दों के द्वारा ही जो हमारा व्यंग्यार्थ होता है उसका बोध हमें हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर तो शाब्दी व्यंजना होती है, यहाँ पर अर्थ के द्वारा हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। या आर्थी व्यंजना के लिए समझने के लिए एक उदाहरण देख लीजिए, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि एक तरफ तो दो नारी के दो गुण, जो गुण हैं, यहाँ दो गुणों की व्यंजना होती है। एक तो उसकी ममता की भावना, ठीक है, दूसरी उसकी कष्ट सहने की शक्ति। एक तो ममता की भावना, मतलब उसके जीवन की क्या कहानी है, आंचल में दूध है और आंखों में पानी है, मतलब सहने की शक्ति और उसकी ममता की भावना, दोनों का ही यहाँ जिक्र आ गया। मतलब अर्थ से यहाँ पर क्या होता है, हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, आर्थी व्यंजना। यहाँ पर शब्दों के द्वारा ही व्यंग्यार्थ का बोध हो और प्रयोग इस प्रकार से हो कि अगर शब्द वो हटा दिया जाए तो वहाँ पर जो व्यंग्यार्थ का हमें बोध नहीं होता, वहाँ पर हो जाती है शाब्दी व्यंजना। ठीक है, लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लक्षणा से प्रश्न बन जाता है, तो लक्षणा को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और इसका महत्व तो खास करके आपको पता होना चाहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है रस मीमांसा। रस
रस मीमांसा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उसमें रस ही नहीं करने, काफ़ी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अच्छे से करने की कोशिश करना रस मीमांसा को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।